उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर पहाड़ों की सी खामोशी छाई हुई थी। क्या तुम फादुल अकल हो? बूढ़े ने कदर दुरुस्त लहजा में कहा और अगनास ने हाथ उठा लिया। इससे सिर्फ सवालात करो मोहतरम उस्ताद, बदकलामी ना करो। और बूढ़ा संभल गया। चंद साथ वो खामोश रहा। क्या तुम अब भी अगनास को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हो? मेरी साथी इंतारिया अगर पसंद करे तो मैं अगनास को गिरफ्तार करके ताज के सामने पेश कर सकता हूं। मैंने कहा और एक बार फिर बनबनाहटें गूंज उठी। क्या तुम अगनास की कोई हैसियत नहीं समझती? तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है? बूढ़े में मुश्किल अपने गुस्से के जज्बात को दबाते हुए कहा। खां मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, ऐसी ही बात है, मैंने कहा। हालांकि तुम अगनास के कैदी हो। बूढ़े ने होंठ दबाते हुए कहा। मैं अगनास का मेहमान हूं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग। वो लोग जो मुझे यहां तक लाए हैं सिर्फ इसलिए मुझे यहां ला सके हैं कि मैं खुद यहां आना चाहता था। मैं अगनास की कुव्वत देखना चाहता था, वरना इनकी लाशें तुम्हें दरिया के किनारे मिल जाती। मैंने कहा अगर तुम्हारी साथी तुमसे कह दे कि तुम अगनास को गिरफ्तार कर लो तो क्या तुम इस बस्ती से अगनास को गिरफ्तार करके ले जा सकते हो? हाँ, मैं इस बस्ती के एक एक फर्द को कत्ल कर दूंगा। इस कत्लेआम में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब मैं फारिग हूंगा तो सिर्फ अगनास जिंदा बचेगा और मैं इसे घोड़े पर बिठाकर ताज के पास ले जाऊंगा। तू यकीनन दीवाना है, तू यकीनन पागल है। ताकत वाला मुझे माफ करे, मैं मजबूर हूं अगनास, इससे ज्यादा मेरे कान कुछ नहीं सुन सकते। बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बैठो उस्ताद मोहतरम, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। क्या तुम्हारे ख्याल से अगनास का सानी इस पूरी कायनात में नहीं है? अगर यह ख्याल है तो तुम गलत रास्ते पर हो। हम तो इस कायनात के बारे में कुछ नहीं जानते। न जाने रोशनी ने इस जहान को कौन कौन सी ताकतें बख्शी हैं। ताहम इस जवान को अपनी हसरत निकालने की आजादी मिलनी चाहिए। सुनो ए बहादुर हक को, मुमकिन है तुम बेहद नडार और बहादुर हो, मुमकिन है तुम्हारी गुफ्तगू सिर्फ लाफ कराफ न हो, लेकिन तुमने लोगों के सामने जिस बात का इजहार किया है इसका मुजाहरा कर सकोगे? तुम क्या चाहते हो दोस्त? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। देखना चाहते हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है या सिर्फ तुम्हारी खबतुल हवासी? तो देखो, लेकिन अगर मैं फातेह हुआ तो अगनास तुम्हारा गुलाम होगा, पूरी बस्ती तुम्हारी गुलाम होगी और अगनास के वफादार अगनास के कौल का एहतराम करेंगे। फिर तुम चाहोगे तो अगनास हाथ बांधकर ताज की खिदमत में पेश हो जाएगा। मैं तैयार हूं अगनास, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहादुर ऐसा ना करो, मैं जिंदा रहूंगी। मैं किसके सहारे रहूंगी? और तो मेरी कमजोरी ना बन सकेगी इंतारिया, मुझे माफ कर, तुम्हारी आरज़ू पूरी न कर सकूंगा, मैंने कहा और इंतारिया का बाजू पकड़कर उसे बैठते हुए लोगों के करीब छोड़ दिया। मैं हाजिर हूं इग्नास, मैंने कहा और इग्नास उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पुछ से एक सतून नुमा गुजर उठाया जो खालिस फौलाद का बना हुआ था और इसका वजन तुम्हारे लिए नाकाबिले यकीन होगा। बेशक इग्नास के चौड़े हाथ की उंगलियां ही उसे गिरफ्त में ले सकती थी। इग्नास उसे लिए चबूतरे से नीचे उतरा और गजर को जमीन पर डाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और जमीन लर्ज उठी। फिर वो एक कमान और तीर उठा लाया और उसे भी मेरे कदमों के नजदीक रख दिया। तब उसने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस गुजर को जमीन से उठाकर इस अहाते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओ नौजवान, और इस तीर कमान पर चढ़ाकर फिजा में फेंक दो, तब तुम पहले इम्तिहान से गुजर सकोगे। मैंने दोनों हाथ फैलाकर गर्दन झुका थी और इग्नास बावकार अंदाज में चलता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया। मैंने इंतारिया की तरफ देखा, उसका सांस थूकनी की तरह चल रहा था। उसकी मासूम आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसके ख्याल में मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी और अब मेरी जिंदगी के इम्कानात नहीं थे। मेरा दिल चाहा कि कहका लगाऊं, लेकिन मैंने खुद को बाज रखा और फिर मैंने झुककर इग्नास के गुजर को उठा लिया, उसे दोनों हाथों में पकड़ा और फिजा में घुमाकर उसे मैदान के दूसरे सिरे पर फेंक दिया। मेरे जिस्म में जिंदगी लौट आई थी। ये काम मैंने उस तरह चश्मे ज़दर में किया था कि वहां बैठे हुए लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने बेइंतहा वजनी गुजर को मैदान के दूसरे सिरे पर पड़े देखा। वो हैमकों की तरह उसे देखने लगे। तब मैंने कमान उठाया, उसका चल्ला चढ़ाया, मोटा नेज़े नुमा तीर उसमें रखा और उसे आसमान की तरफ रुक करके चला खींचा और नेज़ा फिजा में बुलंद हो गया। वो सब आंखें और मुंह पाड़े फिजा में देख रहे थे, लेकिन नेज़ा उनकी नजरों के हदूद से दूर चला गया था। तब मैंने इग्नास के चेहरे की तरफ देखा और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात पाए। मुझे अफसोस है इग्नास, तुमने मेरे इम्तिहान का मायार बहुत पस्त रखा था, मैंने कहा। हाल में बैठे लोग खड़े हो गए, फिर जल्दी से बैठ गए। बूढ़े का मुंह खुला हुआ था। अलबत्ता मैंने लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े को उस तरह मुतमईन देखा जैसे वो पहले बैठा था। हाँ, मुझे भी अफसोस है दोस्त, मैंने वाकई तुम्हारे बारे में सही तौर से नहीं सोचा था और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं अभी और इसी जगह अपने और तुम्हारे बारे में फैसला कर लूं। मैं तैयार हूं अग्नास। असल में तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा इसी से लगा लेना चाहिए था कि तुम ताज की खुदाई को खत्म नहीं कर सके और उसके खौफ से पहाड़ों में पोशीदा हो। जब मैंने भरे दरबार में ताज को अपनी कुव्वत का एहसास दिलाकर खौफसदा कर दिया था और वह बहालते मजबूरी मुझे दोस्त बनाने पर तैयार हुआ था, उसने मुझे तुम्हारी सरकोबी के लिए इस वास्ते भेजा था
कि अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो वो एक बड़ी कुव्वत से महफूज हो जाएगा, और अगर तुम्हें जेर कर लिया तो यहाँ की हुकूमत मेरे सपुर्द करके मुझे अपना दोस्त बना सकता था। बेशक ताश की खुदाई खत्म करने वाला वाहिद इंसान इस रुए जमीन पर सिर्फ मैं हूं। क्या तुम ताश को माबूद तस्लीम नहीं करते? अगनास ने पूछा। मैं उसे बेहकीकत इंसान समझता हूं और जब चाहूं उसे चींटी की तरह मसल सकता हूं। क्या तुम रोशनी के पुजारी नहीं हो? नहीं, क्योंकि मैं इस रोशनी को खुद में जज्ब कर सकता हूं। मैंने इसी रोशनी में परवरिश पाई है। ये गर्म समंदर मेरे वजूद को फना नहीं कर सकता। कुफर न करो जवान, कुफर न बको, मैं अपना अहद पूरा करूं, अगनास ने कहा और अपना ऊपरी लिबास उतारने लगा। चंद साथ के बाद उसके चमड़े का ज़रीन लिबादा रह गया और वो मेरे मुकाबिल आ गया। बिलाशुबा गोश्त और हड्डियों का एक पहाड़ मेरे सामने मौजूद था और मैं गर्दन उठाकर ही उसके चेहरे को देख सकता था। पत्थर की कुर्सियों पर बैठे लोग इज़्तिराब के आलम में खड़े हो गए थे और इन तारिया के चेहरे पर गशी किसी कैफियत तारी हो गई थी। बेशक अगनास का मुकाबल खड़े होने वाले उसके जिस्म के अक्कम में दूसरी चीजें नहीं देख सकते थे। इतना ही चौड़ा था उसका जिस्म, उसकी सतून नुमा पिंडलियां दरख्तों की शाखों जैसी मजबूत, हाथ जिनकी गिरफ्त में आकर कोई शय सालम नहीं रह सकती थी। उसे दोनों हाथ सामने कर दिए और अचानक उसके चेहरे के खतूत बिगड़ गए। इनमें जिंदगी ऊपर आई, जैसे उसे एहसास हो गया था कि अब वो अपने दुश्मन के सामने है। दुश्मन की कुव्वत का अंदाजा उसने बखूबी लगा लिया था। मैंने उसके नाकाबिले तस्खीर हथियारों का तिलिस्म तोड़ दिया था। वो हथियार जिन पर अगनास की पूरी कौम को नाज था, मैंने उन हथियारों को खिलौना बना लिया था। इस तरह अगनास जानता था कि पहली बार उसे एक सही मुकाबिल मिला है, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह एतमाद था, जैसे उसे यकीन था कि बहुत जल्द उसका मुकाबिल उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं था। हम पहले अपनी जिस्मानी कुव्वत आजमाना चाहते थे। यूं जिस्मानी तौर पर एक दूसरे को जेर न कर सकने के बायस हम किसी भी वक्त हथियार तलब कर सकते थे। अगनास की खूनखार निगाहें मेरे जिस्म पर जमी हुई थी। बिलाशुबा जिस्मानी तौर पर मैं उसका पासिंग भी नहीं था, लेकिन देखने वाले मेरी ताकत भी देख चुके थे और देख रहे थे। अगनास की उम्र चंद रोजा थी, जबकि मेरे पास सदियों का तजर्बा था और न जाने आइंदा कब तक की जिंदगी मेरी अपनी थी। अगनास एक अजीम शान पहाड़ था, लेकिन मेरा जिस्म ठोस पीतल का ढला हुआ था। मेरी आंखों में उससे ज्यादा दम था, मैं उससे ज्यादा चाकू चौबंद था। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अगनास की गुराहट उभरी। तू ताश का मानने वाला भी नहीं है, तू रोशनी का मजाक उड़ाता है। फिर तू कौन है जवान? मुझे बता ताकि मैं तेरे बारे में अंदाजा लगा सकूं। तू मुझे नहीं समझ सकेगा अगनास, मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश छोड़ दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू मेरे हाथ से मारा गया तो मैं तेरे बारे में हमेशा उलझन में रहूंगा। फिक्र मत कर अगनास, मैं तेरे बस की बात नहीं हूं। ना मैं तुझे कत्ल करूंगा, क्योंकि हस्बे वादा मैं तुझे ताश के सामने पेश करूंगा। बस अब वक्त जाया न कर, मैं तेरा तिलिस्म तोड़ने के लिए बेचैन हूं। आह, तेरी बातें बेशक गुस्सा दिलाने वाली है। संभल, बेखबरी में हमला नहीं करना चाहता मैं। अगनास ने अजीब सी गुर्राहट के साथ कहा। उसकी मोटी मोटी शाखों जैसे हाथ आगे बढ़े और मैंने उन चौड़े हाथों में पंजे डाल दिए। वहां बैठे लोगों का ख्याल होगा कि मैंने अगनास के हमले को अपनी जिस्मानी फुर्ती से रोकने की बजाय उसे पंजा आजमाई करके सख्त हमाकत की है, और अब कम अज कम मेरे हाथ फौरी तौर पर नकारा हो जाएंगे। मैंने यह बात कई लोगों के चेहरों पर महसूस की, लेकिन प्रोफेसर में अहमक नहीं था। मैं जो कुछ था, जो कुछ हूं, तुम जान चुके होगे। अगनास मेरे पंजों पर कुव्वत आजमाई करने लगा और मैंने उसे उसका पूरा पूरा मौका दिया। मैं उस देव की ताकत के बारे में तुम्हें क्या बताऊं प्रोफेसर। जमीन उसके वजन का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर थी। जहां उसके कदम जमते जमीन अंदर धंस जाती, लेकिन मुझे सदियों ने परवरिश किया था। मेरे जिस्म को आग ने नमू दी थी, पानी ने सींचा था। मैं आम इंसान नहीं था, इसलिए अगनास को कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। उसकी बरगद की तरह मजबूत बाहें मेरे बाजुओं को मोड़ने में नाकाम रही, और जब वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया तो मैंने अचानक पूरी कुव्वत सर्फ करके उसके बाजू मोड़ दिए और अपने घुटने को उसकी कमर से निकाल कर उसे एक जोरदार धक्का दिया। देव पैगर अगनास कई कदम दौड़ता चला गया, लेकिन वो गिरने से बच गया था और अब उसके चेहरे पर शदीद हैरत थी। वो पलटकर मुझे ताज्जुब से देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आने लगा। उसने खौफनाक गुर्राहट के साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैं भी मुस्तैदी से उसके हमले को नाकाम बनाने के लिए तैयार था। अगनास के जिस्म की चट्टान मेरे जिस्म से टकराई। मैं तड़पा और मैंने अगनास की कमर पकड़कर एक मखसूस दाव मारा। अगनास फिजा में उछलकर जमीन पर गिरा और शायद उसकी कमर ने पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा जमीन देखी थी। वो एक लम्हे तक जमीन पर पड़ा रहा, फिर उसने दोनों टांगे उठाई और उनकी कुव्वत से उछला और सीधा खड़ा हो गया। हम दोनों फिर मुकाबले आ गए। मैं हर बार अगनास पर एक नया दाव लगाने का फैसला कर चुका था, चुनाचे इस बार मैं आगे बढ़ा। मैंने उस तरह झुकाई दी जैसे अगनास की टांगों को पकड़ना चाहता हूँ। अगनास भी मेरा दाव नाकाम बनाने के लिए झुका और दूसरे लम्हे उसका बड़ा सा सर मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में था। मैंने एक पांव उसके सीने पर रखा और एकदम चित गिर पड़ा। अगनास मेरे सर से उछलकर बुरी तरह दूसरी तरफ गिरा था। उसने अपना चेहरा बचाने की पूरी कोशिश की थी, वरना उसका चेहरा जमीन से टकराकर लहू लुहान हो जाता। अगनास के साथियों की बुरी हालत थी।
वो बार बार खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे, हाथ मसल रहे थे, मुठियां भींच रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। उनके दिल खून हो रहे थे। उनका हीरो, उनका नाकाबिले तस्खीर बेटा मुसीबत में गिरफ्तार था, लेकिन खास बात यह थी कि किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सबकी आवाजें बंद हो चुकी थी। ये अगनास ही का हुक्म था। अगनास उठकर मेरे फिर मुकाबिल आ गया था। मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से अंतारिया की तरफ देखा, जो खुद भी एक कोने में खड़ी हुई थी। और प्रोफेसर, क्या बताऊं मैं, इस वक्त अंतारिया की क्या कैफियत थी, कौन कौन से तासुरात थे उसके चेहरे पर। वो मेरी खौफनाक कुव्वत के बारे में सोच रही थी, मेरी पुरसहर शख्सियत के बारे में सोच रही थी, और फिर ये सोच रही थी कि ये कुव्वत, शख्सियत उसकी अपनी है। फिलहाल वो बिला शिरकत गैर उसके मालिक है। और प्रोफेसर, शायद वो अपने वजूद में, अपने आप में मेरे जिस्म के तासुरात महसूस कर रही थी और सोच रही थी मैं एक नाकाबिले तस्खीर इंसान इस वक्त क्या था जब वो मेरी आगोश में थी। और अब अगनास जैसे पहाड़ की मेरे हाथों ये दुर्गत देखकर वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी को कोई मजबूत पनाहगाह मिल गई है। बेशक वो ये सोच रही थी प्रोफेसर कि अगनास मुझे जेर न कर सकेगा, और शायद अगनास भी अब यही सोच रहा था। लेकिन एक बावकार दुश्मन था। वो बावकार अंदाज में लड़ रहा था और शायद इस वक्त तक लड़ते रहना चाहता था जब तक शिकस्त तस्लीम कर लेने को दिल न चाहे। वो खड़ा हो गया। अब उसके खदोखाल नर्म पड़ गए थे, उनमें नरमी आ गई थी। इस बार वो यकीनन सोच रहा था कि कोशिश करके मेरे जिस्म को गिरफ्त में ले ले, मुझे नीचे गिराकर उस पर चढ़ बैठे और इस वक्त तक जोर आजमाई करता रहे जब तक मैं थकन से निढाल न हो जाऊं। और जब मैं थक जाऊं तो वो अपनी बची कुची कुव्वत मुजतमा करके मेरे ऊपर सर्फ करते। लेकिन तुम जानते हो प्रोफेसर, ये उसकी खाम ख्याली थी। जो कुछ वो सोच रहा था वो किसी तरह मुमकिन नहीं था। मैं तो उससे हफ्तों इसी अंदाज में जंग कर सकता था। ठीक है, कसूर उस बेचारे का भी नहीं था। वो करीब मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था। अगनास ने उस बार बड़े मोहतात अंदाज में हमला किया था। उसके तनोमंद बाजुओं ने मेरे जिस्म को गिरफ्त में ले लिया कि उसकी गर्दन की रगें फूल गईं, आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो गईं। वो पूरी कुव्वत सर्फ करके मुझे गिराना चाहता था, लेकिन उसके मजबूत बाजू बहुत जल्द दुख गए। मेरे ठोस फुलादी जिस्म का उसे एहसास हो गया। वो जान गया था कि मुझे गिराने में कामयाब ना हो सकेगा। मैंने कोई मुदाफत नहीं की। मैं चाहता था कि उसकी मजीद बेइज्जती ना हो। उसने मुझे छोड़ दिया। अब उसकी आंखों से थकन का इजहार होने लगा था। उसने बताए हुए लहजे में पूछा, क्या तुम हथियारों से मुकाबला करना पसंद करोगे जवान? मुझे हर वो बात पसंद है जिसे तुम पसंद करो अगनास। इस बात का यकीन कर लो कि तुम किसी तौर मेरे ऊपर फतेह हासिल नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं आखिरी कोशिश भी कर लेना चाहता हूँ। बेशक तुम गैर मामूली इंसान हो और मुझे यकीन हो गया कि मुझे तुम्हारे हाथों शिकस्त होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल मेरी कौम कहे कि मैंने कोताही की थी। मुझे कोई एतराज नहीं अगनास, मैंने कहा। और अगनास ने अपना नेजा तलब किया। नेजा क्या था? एक सतून था जिसकी सामने की नोक बाल से बारीक थी। वो मजबूत फौलाद की ढली हुई थी। तुम कौन सा हथियार पसंद करोगे? उसने पूछा। मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा अगनास, मैंने जवाब दिया। क्यों? वो उछल पड़ा। मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता अगनास, तुम्हें मेरे साथ आज की कलमरू का सफर करना है, मैंने जवाब दिया। इससे ज्यादा किसी की क्या बेइज्जती हो सकती है प्रोफेसर? अगनास का मुंह गुस्से से मुझे देखता रहा, लेकिन मैंने पहले भी जो कुछ कहा था सच कहा था और कर दिखाया था। और अगनास के पास कोई दलील नहीं थी कि मुझे कायल कर सके। उसने अपने लोगों की तरफ देखा और फिर सतून नुमा नेजा संभाल लिया। चंद साथ वो वजनी नेजा तोलता रहा और फिर उसने खौफनाक अंदाज में मुझ पर हमला कर दिया। मैं चाहता तो उसके नेजे का वार अपने सीने पर रोक सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ पैंतरा बदलने पर इक्तफा किया। दरअसल इस जंग को मैं खुश दिली से नहीं लड़ रहा था। मुझे अगनास की शराफत का एहसास था। वो एक बावकार शख्स था, किसी आयारी से काम नहीं ले रहा था, और दौरान जंग भी उसने शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। अगनास ने दूसरा हमला किया जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, और इस बार मैंने उसके नेजे पर हाथ डाल दिया। मैंने एक झटका दिया और नेजा उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और दरमियान से तोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि नेजा का बकिया हिस्सा भी फुल हाथी था। अगनास का देव पैकर जिस्म थलथला रहा था। वो गम गुस्से से कांप रहा था। फिर उसने दोनों घुटने जमीन पर टिका दिए, दोनों हाथ सूरज की तरफ उठा दिए। मुकद्दस रोशनी के मालिक, तू जानता है अगनास को शिकस्त हो चुकी है। बेशक ये तेरी रजा है और तेरी हर जुम्बिश में राज पन्हा होते हैं। तूने जब तक चाहा अगनास को सुरखरुई अता की, और जब तूने पसंद किया इसे जिल्लत के गारों में धकेल दिया। बिला शक मैं तेरे सामने एतराफ करता हूं कि चमकदार अजनबी को जिस्मानी तौर पर जेर करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तूने इसके हाथों मेरी शिकस्त लिख दी कि मैं तेरा यह अतिया ही कबूल करता हूं। उसने आंखें बंद कर ली। एक लम्हे उसी अंदाज में साकत रहा, फिर खड़ा हो गया और मेरी तरफ गर्दन झुकाकर बोला, मैंने शिकस्त तस्लीम कर लिया बहादुर फाते। मैं और मेरी कुव्वत इस कौल की पाबंद है जो मैंने तुझसे किया था। तू मेरा आका है, तू मेरा आका है, तू इस जमीन वालों का आका है। हम सब तेरे आकामात के पाबंद हैं। हमें हुक्म दे हम क्या करें। और फिर वो मजमा की तरफ देखकर बोला, बताओ मेरे लोगों, मेरे साथियों, क्या तुम अगनास के कौल पर साथ करोगे या इसे शिकस्त खोरदा समझकर इससे बगावत करोगे? अगनास की आवाज भरा गई और बस्ती के लोग बिलक उठे। हर शख्स फूट फूट कर रो रहा था, बैन कर रहा था, और अगनास की गर्दन झुकी हुई थी तो उसकी आंखों में भी आंसू लरस रहे थे।
मैं भी उस सूरत हाल से मुतासर था, लेकिन बहरहाल मैं एक बार इग्नास को ताश के सामने पेश करना चाहता था। चुनाचे मैं खामोश खड़ा देखता रहा। फिर बस्ती के चंद बूढ़े आगे बढ़ाए। तो हमारी जिंदगी है इग्नास, हम तेरे कोल का पास अपनी जिंदगी खो कर भी करेंगे। हम सब अलकूरा को बर्बाद करके पहाड़ों में रुपोश हो जाएंगे, या फिर हम सब मिलकर ताज पर टूट पड़ेंगे। इसे फना करने की कोशिश में खुद भी फना हो जाएंगे। इनमें से एक बूढ़े ने कहा, नहीं मेरे लोगों, अगनास तुम्हारे दरमियान न होगा, लेकिन खबरदार सुनो, और से सुनो, अगनास के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तुलू के पुजारी हो, तुम्हारे दरमियान कोई दूसरा अगनास भेज दिया जाएगा, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तास आज भी अगर अलकोरा पर लश्कर कशी करते तो तुम पर फतेह हासिल न कर सकते। हाँ, अगर वो तुम पर लश्कर कशी करे तो फिर तुम उससे जंग करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ताज से जंग की तैयारियां करते रहो। ये मेरा हुक्म है, ये मेरी इल्तिजा है। और सबने गर्दन झुका थी। और प्रोफेसर, वो बड़ी भयानक रात थी। आसमान में चांद भी पोशीदा था। चारों तरफ घोर तारीकी थी। पूरे शहर में एक भी चिराग रोशन नहीं किया गया था। इग्नास की शिकस्त का शोक था। रात भर पूरी बस्ती बैन करती रही थी। मैं और इंतारिया अपने खैमे में थे और इग्नास खैमे के बाहर चौकीदारी कर रहा था। वो एक पत्थर पर सर झुकाए बैठा था। उसे खदशा था कि इस बस्ती का कोई जवान सर हथेली पर रखकर मेरे कत्ल के इरादे से न चल पड़े। और इग्नास ये किसी कीमत पर बदअदी नहीं करना चाहता था। इंतारिया को जो ही तन्हाई मिली वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसने मेरे चेहरे और फिर जिस्म के बेशुमार बोसे दिए। उसने मेरे मजबूत बाजुओं पर अपनी आंखें रखनी। मैं उसकी बेपनाह उल्फत देखकर मुस्कुराया था, और जब मैं उसके बोसों से थक गया तो मैंने उसे रोका। बस करो इंतारिया, थक जाओगे। मैंने उसे बाजुओं में भींचते हुए कहा, किस तरह अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार करूं बहादुर। तुम दुनिया के सबसे अजीम फातिह हो। तुमने किस तरह गोश्त के पहाड़ को शिकस्त दी है, इसका तसव्वुर भी किसी जहन में नहीं आ सकता। और फिर मैं ये सोचकर मर जाना चाहती हूँ कि यह अजीम फातिह मेरा है। इसका चौड़ा जिस्म, इसकी नाकाबिले तस्खीर आगोश मेरी है बहादुर। इस तसव्वुर के एवज अगर कोई मेरे जिस्म का रुआ रुआ मांग ले तो मुझे एतराज ना होगा। अपनी ये अजमत किसे दिखाऊं, किसी को अपनी खुशकिस्मती के बारे में बताऊं। तो फिर मेरे बाजू से लिपट गई। मुझे बताओ इंतारिया, मैं तुम्हारा हूं। मैंने उसे सीधा करते हुए कहा। काश कोई इन अल्फाज के एवज मेरी जिंदगी ले ले। इंतारिया ने वफूर मोहब्बत से मुझसे लिपटते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी कायम रहनी चाहिए इंतारिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने इंतारिया पर झुकते हुए कहा, मेरे रुए रुए को निचोड़ कर अपने पांव धो लो बहादुर। काश मैं तुम्हें तुम्हारे शयान शान मोहब्बत दे सकती। उसने खुद सपुर्दगी से कहा और मेरी आंखों में नशा आ गया। मैं इंतारिया में गुम हो गया। मैंने अपने वजूद को तहलील कर दिया। मैं फना हो गया, लेकिन इंतारिया अपनी जिंदगी का पूरा पूरा सबूत दे रही थी। इस वक्त ये कमजोर सी हस्ती मेरे वजूद पर छाई हुई थी। इसका नाजुक बदन मेरी कुव्वतों का मजाक उड़ा रहा था। उसने मेरी बर्तरी तस्लीम नहीं की थी। नाजुक सी ये गुड़िया मेरे मुकाबिल थी और बिलाशुबा खूब मुकाबिल थी। हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे से शिकस्त कबूल कर ली, एक हसीन और दिलकश शिकस्त। और फिर हम एक दूसरे में गुम होकर गहरी नींद सो गए। अगनास जैसे इंसान की बस्ती में मुझे कोई खतरा नहीं था। उसने खुद को मेरा गुलाम कह दिया था। मैं जानता तो वो आखिर तक इसका पास रखेगा। दूसरी सुबह सूरज की रोशनी भी नहीं हुई थी कि मेरी आंख खुल गई। इंतारिया हस्ब तवक्का मेरे पहलू में सो रही थी। मैं उसके हसीन चेहरे को देखकर आंखें रोशन करता रहा। तब उसकी आंख भी खुल गई। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर मेरे बाजू पर रुखसार रख दिया। क्या ख्याल है इंतारिया, तुलू का मंजर देखे, चलो बाहर की फिजा बेहद खुशगवार होगी। इंतारिया ने कहा और मैं उठ गया। हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बाहर निकल आए। लेकिन बाहर सबसे पहले हमारी निगाह जिस पर पड़ी वो अगनास था। वो उसी तरह पत्थर पर बैठा था जिस तरह मैंने रात को उसे छोड़ा था। मैं हैरान रह गया। दूसरे लम्हे में उसके नजदीक था। अगनास, मैंने उसे आवाज दी और वो चौंक कर उठ गया। आका, उसने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, तुम रात भर इसी तरह बैठे रहे हो? गुलाम की यही ड्यूटी थी, मगर मैंने तुम्हें गुलाम तस्लीम नहीं किया। इज्जत अफजाई है, लेकिन गुलाम को अपनी हैसियत का एहसास है। तुम तुलू की परस्तिश के लिए भी नहीं गए। क्या बस्ती के दूसरे लोग भी आज इबादत करने नहीं गए? सब जा चुके आका। गुलाम भी आखिरी बार अपनी बस्ती वालों के साथ इबादत का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आका की मर्जी के बगैर यह मुमकिन नहीं था। आका सो रहे थे। गुलाम जगाने की जसारत किस तरह कर सकता था? तुम जज्बाती अंदाज में मत सोचो अगनास, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तुम इबादत के लिए जा सकते हो, जाओ, वरना रोशनी तुलू हो जाएगी। मैं वापसी के बाद तुमसे गुफ्तगू करूंगा। आका की इजाजत से, इग्नास ने कहा और सर झुकाकर आगे बढ़ गया। हम दोनों खामोशी से उसे जाते देखते रहे। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो इंतारिया ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ भी हो ये कौल का सच्चा है। हाँ, एक बावकार दुश्मन, एक बाज़रफ जयाला, मैं इसकी इज्जत करने लगा हूँ इंतारिया। तब उसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल? मैंने सवालिया अंदाज में इंतारिया की तरफ देखा। हाँ, इसे आज़ाद कर दो, इसे दोस्त बनाओ और इसकी कलम रूह में रह पड़ो। हम यहाँ बाइज्जत तौर पर रह सकेंगे। नहीं इंतारिया, ये नामुमकिन है। मैं इसे कैद करके ताज के पास जरूर ले जाऊंगा। ताज ही इसका फैसला करेगा। क्या कह रहे हो बहादुर? क्या तुम ताज के पास वापस जाओगे? हाँ, मैं इससे वादा करके आया हूँ। कैसी बातें करते हो बहादुर? उससे वादे की क्या हैसियत है? वो खुद भी तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं था। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उसने तुम्हें अगनास के हाथों कत्ल कराने भेजा था। वो अब भी तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है इंतारिया? मैं इसे इंतहा तक पहुंचाना चाहता हूँ।
देखता हूं उसके बाद वो कौन सी नई चाल चलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर बहादुर मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। मैं किस तरह उसके पास वापस जा सकूंगी? क्यों, तुम मेरी महबूबा की हैसियत से ताश की कलमरू में जाओगी, फिर किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ निगाह उठा सके? जितना करो बहादुर, खूनखार और मक्कार ताश हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर शख्स को माफ करके तुम इसकी पूरी कौम पर एहसान करोगे। देखो ना किस तरह सब बेचारे रो रहे हैं। नहीं इंतारिया, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। मैं अगनास को ताज के दरबार में जरूर पेश करूंगा, ये मेरा अहद है, मैंने कहा। और इंतारिया परेशान अंदाज में खामोश होगी। बहरहाल उसके बाद इस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। सूरज निकल आया, बस्ती आबाद होगी। अगनास हमारे लिए नाश्ता लेकर आया और मैंने उससे कहा, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो अगनास। तसव्वुर न करें आका, गुलामों के यही काम होते हैं। मेरी हैसियत खत्म हो चुकी है, अब मैं सिर्फ एक गुलाम हूं और गुलाम अपना फर्ज पहचानता है। मैं खामोश हो गया। मैंने इंतारिया के साथ नाश्ता किया और फिर मैंने अगनास को तलब किया। अगनास फौरन मेरे नजदीक पहुंच गया। मैं चाहता हूं अगनास कि जैसा कि मैं ताज से ऐद करके आया हूं, तुम्हें गिरफ्तार करके उसके पास ले जाऊं। क्या तुम्हें एतराज होगा? गुलाम जुबान दे चुका है आका, अब आप मुझे ताज क्या किसी कुत्ते के पिल्ले के सामने ले जाकर डाल देंगे तो मैं एतराज नहीं करूंगा, अगनास ने कहा। तब फिर तैयारियां करो अगनास, हमें सफर के लिए 3 आला किस्म के घोड़े, रास्ते के लिए खाने पीने का सामान, एक कायमा रास्ते के कायम के लिए और सफर की दूसरी जरूरतों का बंदोबस्त करना है। क्या तुम इस सिलसिले में मदद कर सकोगे? गुलाम हर काम कर सकता है, अगनास ने कहा और वो वापस चला गया। सूर्य ने एक मखसूस फासला तय किया था। जब अगनास तमाम तैयारियों के साथ वापस पहुंच गया, उसके पीछे उसकी कौम मौजूद थी। लोगों के चेहरे लटके हुए थे, उनकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन इस वक्त किसी की आवाज भी नहीं निकल रही थी। सबके सब खामोश थे। उनकी आहोजारी पर यह पाबंदी अगनास ने लगाई हुई थी। मैं उन तारिया घोड़े पर सवार हो गया तो अगनास ने एक पत्थर पर खड़े होकर कहा, मेरे हमवतनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरा और तुम्हारा साथ इसी वक्त तक था। रोशनी के देवता की यही मर्जी थी और हमने हमेशा इसकी रजामंदी पर सर झुकाया है और इसका अच्छा सिला पाया है। आज भी इस बात को याद रखो। मेरे जाने से यह ना सोचो कि तुम्हारी कुव्वत खत्म हो गई। मैं कभी नाकाबिले तस्खीर नहीं था। रोशनी का शहनशाह हम में से किसी ऐसे को उठा लेगा जो ताज की खुदाई को पैरों तले रोन देगा, और मुमकिन है ये इसी का पेश खैमा हो। मेरी कौम के लोगों, खुद को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश करो। मुझे अपने जहनों से फरामोश कर दो, किसी और को अपना सरदार बना देना। लेकिन जो रोशनी का अथात गुजार हो, आंखों से टपकते हुए आंसू बेहकीकत होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। इन आंसुओं को आतशी सयाल बना लो ताकि तुम्हारी दहकती हुई आंखें तुम्हारे दुश्मन के लिए खौफ बन जाए। रोशनी तुम्हारी हिफाजत करे। उसने आखिरी अल्फाज कहे और उछलकर अपने मखसूस घोड़े पर बैठ गया। तवीलुल कामत और मजबूत घोड़ा उसे लेकर चल पड़ा। उसे मेरे करीब पहुंचकर दोनों हाथ सामने कर दिया। आका, अगर जरूरत समझे तो मेरे हाथ पांव कस दें ताकि कैदी की शान मुकम्मल हो जाए। इसी तरह हमारे साथ चलो अगनास, मैंने कहा और घोड़े को एड़ी लगा दी। इंतारिया का घोड़ा मेरे बराबर दौड़ रहा था और अगनास हम दोनों के अक्ब में उस घोड़े को संभाले चला रहा था जिस पर खैमा और सामान लदा हुआ था। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी सूरज छुपने से पहले हम इतनी दूर निकल आए कि बस्ती का कोई निशान बाकी न रहा।